हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। सवाल तुम्हारे सामने है, पौधे में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है। तो मेरे भाई आपने देखा होगा कि कोई भी पौधा होता है, पौधा उसमें मेरे भाई जो वृद्धि है वो केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है, पूरे पौधे में वृद्धि नहीं होती। तो आपसे बोला है गुरुत्वाकर्षण कुछ क्षेत्रों में वृद्धि को रोकता है, जल केवल पौधे के ऊपरी भाग तक ही पहुंचता है, पौधे के केवल कुछ भागों को ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, मोरेस्टिमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है। तो मेरे भाई पौधे में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में होती है। इसका मेरे भाई कारण है मेरिस्टेमिक ऊतक का। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो मेरिस्टेमिक ऊतक है ना, ये क्या काम करता है मेरे भाई, ये मेरे भाई पौधे की लंबाई में सहायता करता है, पौधे को वृद्धि करने में सहायता करता है, पौधे को मोटा होने में सहायता करता है। कौन सा? मेरिस्टेमिक ऊतक। तो मेरिस्टेमिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अब जहां पर ये होगा वहीं पर वृद्धि होगी, वहीं पर लंबाई बढ़ेगी, वहीं पर मोटाई बढ़ेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से खाली स्थान से बनी होती है। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। आपसे बोला है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से खाली स्थान से बनी होती है। एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन से, सेल्यूलोज से, सबेरिन से या फिर आपके काइटिन से। तो कोशिका भित्ति तो आप सभी को पता है मेरे भाई, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो। तो आप बात करेंगे कि सर देखो कोशिका जो है दो तरीके की होती है। एक तो मेरे भाई होती है आपकी मृत कोशिका, एक होती है आपकी जीवित कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर मैं बात करूं जीवित कोशिका की, तो आप बताएंगे ल्यूवेनहोक ने की थी। किसने मेरे भाई? आपके ल्यूवेनहोक ने की थी। तो राइट आंसर तुम्हारा सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। कौन सी धातु को आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्या वो आपकी लोहा है, क्या चांदी है, तांबा है या फिर मेरे भाई आपका जस्ता है? तो आसवन के द्वारा कौन सी धातु को शुद्ध किया जाएगा? आप बोलेंगे कि सर जस्ता को शुद्ध किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जस्ता को मेरे भाई किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपये में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा, जिससे मेरे भाई आप लोग क्या कर सकते हो? कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। मेरे भाई अब आपके पास में उतना टाइम नहीं बचा कि आप पूरी की पूरी किताबें पढ़ लो। अब आपके पास में उतना भी टाइम नहीं बचा कि तुम यूट्यूब के सारे वीडियो देख सकते हो। तो मेरे भाई पीडीएफ से आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। और भाई मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। अगर 100 रुपये के पीडीएफ से तुम्हारी एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन भी अगर हूबहू मैच हो गए तो मेरे भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके
केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थ का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थ का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है। तो आप बोलेंगे ऐसी प्रक्रिया को तो सर स्वांगीकरण बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्वांगीकरण बोला जाता है। पाचन क्या होता है? पाचन मेरे भाई क्या होता है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना। ठीक है मेरे भाई, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, ये पाचन है मेरे भाई। वाष्पोत्सर्जन मेरे भाई पेड़ की पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है भाई, पेड़ की पत्तियों में जो छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं उससे मेरे भाई आपको वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी मेरे भाई पेड़ की पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण करना, यानी कि सूर्य के प्रकाश से पौधे जो भोजन करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 ठीक है मेरे भाई केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन खाली स्थान होगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, आपसे बोला है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में होने वाला रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा? क्या वो निर्जलीकरण की प्रक्रिया होगी, अपचयन होगा, हैलोजन होगा, या फिर मेरे भाई आपका ऑक्सीकरण होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एथेनॉल की। तो एथेनॉल का सूत्र होता है CH3 CH2 और मेरे भाई आपका OH होता है। साथ में मेरे भाई यहाँ पर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो इसकी अभिक्रिया करवाएंगे H2SO4 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा क्या बाहर निकलेगा? यहाँ पर आपका बाहर निकलेगा H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, H2O बाहर निकल जाएगा। देखो H2 जैसे कि मान लो ये है, ठीक है भाई, देखो यहाँ पर देखो H2 तुम्हारा ये हो गया, यहाँ पर तुम्हारा O यहाँ पर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुम्हारा H2O क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब जब जल ही बाहर निकल गया तो उसको बोलते हैं निर्जलीकरण बोलते हैं। ठीक है भाई, तो जब एथेनॉल को ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो मेरे भाई जल बाहर निकलता है, और जल के बाहर निकलने की प्रक्रिया को निर्जलीकरण बोला जाता है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आप लोगों से बोला है कि 150 और 50 के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है भाई, ये गलत टाइपिंग है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको कर लो। यहाँ पर देखो ये तो 15 ओम है, ये 0 नहीं है, ये ओम का चिन्ह है, गलती से मेरे भाई 0 टाइप हो गया। और ये 50 नहीं है, ये तुम्हारा 5 ओम है। तो ये मान के चलो कि दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध 15 ओम का है और दूसरा प्रतिरोध 50 ओम का है। दोनों प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ में कितनी धारा आपकी प्रवाहित होगी? तो मेरे भाई क्या 0.45 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, या आपकी 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, या आपके 0.65 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, या फिर आपका 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखो, जब भी मेरे भाई ये प्रतिरोध जो हैं आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ठीक है, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो टोटल प्रतिरोध होगा 15 प्लस में 5, 15 ये है, 5 ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे, आंसर तुम्हारा कितना आएगा?
20 ओम हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना है मेरे भाई आपका, आप बोलेंगे 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ से बोला है कि आपसे एम्पियर का मान क्या हो, तो भाई आपने पढ़ा होगा कि V बराबर होता है आई आर होता है। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो ये होगा मेरे भाई आपका V अपॉन में R। तो V कितना है मेरे भाई आपका 12 है, 12 में अगर 20 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.6। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। भाई जब भी चीज़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है ना, श्रेणी क्रम में, तो इनको एक साथ जोड़ देते हैं कि 15 और 5 दोनों को जोड़ दो तो 20 एम्पियर तुम्हारा क्या हो जाए, 20 ओम तुम्हारा क्या होगा, प्रतिरोध होगा। वोल्टेज का मान कितना है मेरे भाई, बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की है, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो I बराबर होता है V अपॉन में R। तो 12 में किसका भाग देंगे, 20 का भाग देंगे, 0.6 आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। क्या होता है जब एक पेंडुलम बोब अपनी औसत स्थिति में चरम स्थिति तक झूलता है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जो पेंडुलम बोब है वो अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है, तो मेरे भाई आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है। तीसरा आपसे बोला स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। और चौथा है मेरे भाई आपका कुल ऊर्जा घटती है। ठीक है, ये कुत नहीं है, ये यहाँ पर कुल लिखा हुआ है कि कुल ऊर्जा मेरे भाई आपके घटती है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस बेहतरीन से सवाल का आंसर करेंगे। मेरे भाई बिल्कुल एकदम बेस्ट सवाल है। ठीक है मेरे भाई, ये एकदम बेस्ट सवाल है। आपसे बोला है कि जब एक पेंडुलम बोब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है, तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में होता है स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। ठीक है मेरे भाई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा आपके क्या होती है, घटती है। तो राइट आंसर तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का उद्देश्य क्या है, तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेरे भाई बच्चों को स्वस्थ बनाना है, अधिक बच्चे पैदा करना है, अनियोजित गर्भधारण को रोकना है, जुड़वा बच्चे पैदा करना है। अरे मेरे भाई गर्भ निरोध का मतलब ही ये है कि बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अनियोजित गर्भधारण को रोकना है। ठीक है भाई, अनियोजित गर्भधारण को रोकना है। क्लियर है। अगला सवाल है, हवा में तिरछी हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। तो मेरे भाई हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो मेरे भाई इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला बोला है आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा क्या, फिर बोला आपतन कोण निर्मम कोण से बड़ा होगा क्या, निर्गम कोण से, फिर बोला जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है प्रकाश की चाल कम हो जाती है क्या, चौथा बोला आपतित किरण और निर्गम किरण एक दूसरे के समांतर होती है क्या। तो मेरे भाई जितने भी स्टूडेंट हैं इस सवाल का राइट आंसर कीजिए। देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, हवा से तिरछी दिशा में चलकर जब मेरे भाई एक प्रकाश की किरण कांच के स्लैब पर पड़ती है, तो मेरे भाई प्रकाश की किरण पर विचार कीजिए, यानी प्रकाश की किरण में फिर तुम्हारा मेरे भाई क्या परिवर्तन होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा क्या, नहीं मेरे भाई ये तो गलत हो गया। आपने खूब पढ़ा है कि आपतन कोण परिवर्तन, ठीक है, अपवर्तन कोण, ठीक है भाई आपने पढ़े हो ना मेरे भाई, आपतन कोण और अपवर्तन कोण पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बोला है क्या आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है क्या, नहीं होता मेरे भाई। आपतन कोण निर्मम कोण से निर्गम कोण से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है प्रकाश की चाल कम हो जाती है, बिल्कुल मेरे भाई कम हो जाएगी। देखो जो वायु है वो तो विरल माध्यम है, वो तो विरल माध्यम है, और जो कांच है ये मेरे भाई आपका सघन माध्यम है। कौन सा मेरे भाई आपका सघन माध्यम है। ठीक है, तो वायु तो विरल माध्यम है
कांच मेरे भाई आपका सघन माध्यम है। तो जब भी मेरे भाई कोई भी चीज़ विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो मेरे भाई उसकी चाल कम ही हो जाती है। मेरे भाई उसकी चाल क्या हो जाती है मेरे भाई, कम हो जाती है। तो राइट आंसर मेरे भाई आपका 1 तो 3 होगा। फिर बोला आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है क्या? बिल्कुल मेरे भाई एक दूसरे के समांतर होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है मेरे भाई, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये बात भी तुम्हारी सही है। तो मेरे भाई तीसरा और चौथा सही है भाई। ठीक है, तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें मेरे भाई देखो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है भाई, इन ऑप्शनों में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसमें आपका तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है, तीसरा और चौथा दोनों सही है। इन ऑप्शनों को काट लो मेरे भाई। ठीक है, इन ऑप्शनों को काट लो, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। कथन तुम्हारे सामने है, ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे हैं। मेरे भाई आपसे बोला है कि जो ध्वनि तरंग है वो अयांत्रिक तरंग है। दूसरा बोला ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौगोलिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई आपको बताना है आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो सर जो दूसरी वाली चीज़ है ना, दूसरी वाली चीज़ इसको तो मेरे भाई दूध पीने वाला जो बच्चा होता है ना वो भी बता देगा भाई। जो दूसरे वाली चीज़ है इसको तो मेरे भाई कोई अगर दूध पीने वाला बच्चा भी इस क्लास को देख रहा है ना वो भी बता देगा कि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए मेरे भाई किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप बात करेंगे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी मेरे भाई? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो कारण तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। अरे भाई मेरी ध्वनि तुम्हारे पास तक पहुंच रही है तो कोई ना कोई चीज़ बीच में काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है अब जैसे तुम्हारी ध्वनि तो मेरे पास में नहीं आ रही भाई, ऐसा थोड़ी तुम चुप ही रहते हो, तुम बोलते ही नहीं हो, लेकिन तुम्हारी ध्वनि तो मेरे पास में नहीं आ रही। लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ और मेरी जो आवाज़ है वो तुम सुन पा रहे हो, जबकि मेरे भाई मैं पता नहीं कहाँ से हूँ, तुम पता नहीं कहाँ से हो। ठीक है, अब फिर भी इतनी दूर दूर है लेकिन फिर भी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। तो मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई माध्यम है। तो ये बात तो सही है कि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कारण तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मेरे भाई देखो कारण असत्य है तो ये गलत हो गया, कारण असत्य है ये भी गलत हो गया। फिर कथन आपसे बोला है कि ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे हैं, ये बात गलत है मेरे भाई। ध्वनि तरंग अयांत्रिक तरंग गलत है मेरे भाई। जो ध्वनि तरंग है ना वो एक तरीके की यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग मेरे भाई कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, जो कि यहाँ पर बोला है अयांत्रिक तरंग। तो ये गलत हो गया मेरे भाई। तो कारण सही है, कथन असत्य है, कारण सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कथन सत्य है, असत्य है और कारण सत्य है। अगला सवाल है, एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाएं, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके, अच्छी गुणवत्ता वाले चूजा पैदा करे, उनमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? अगर मेरे भाई कोई एक मुर्गी पालक है वो चाहता है कि उसके पास में जो भी पक्षी हैं वो चारा भी कम खाएं, ज़्यादा गर्मी भी सहन कर लें, अच्छी गुणवत्ता वाले बच्चे भी पैदा कर लें, तो उन्हें मेरे भाई कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो मेरे भाई यहाँ पर बोला है मछली पालन की ओर रुख करना चाहिए। अरे मुर्गी पालन है, मछली पालन करके क्या करेगा? गलत हो गया। केवल देसी पक्षियों का उपयोग करें, पक्षियों को 2 दिन में 2 बार खाना खिलाएं। अरे यहाँ पर तो बोल रहे कम चारा खाना चाहिए, तो 2 बार खाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हालत हटा दो। विदेशी और स्थानीय मुर्गियों का संकरण करवाना चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई सही है। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया है डी उनके हो गए मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। ठीक है भाई, अगर कोई आदमी ऐसे जानवर चाहता है तो वो क्या करे? खुद की मुर्गियों का, ठीक है भाई, खुद के पास में जो मुर्गी है उनका मेरे भाई विदेश की मुर्गियों के साथ में क्या करवा दे? संकरण करवा दे। ठीक है मेरे भाई, उनका शारीरिक संबंध करवा दे। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ उसके डीएनए आएंगे, कुछ इसके डीएनए जाएंगे और दोनों मिलके मेरे भाई ऐसा चूजा पैदा कर देंगे। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई,
थॉमस, भाई जे थॉमसन का नाम आपने खूब पढ़ा होगा। तो आपसे बोला है कि जो थॉमसन है उसके परमाणु मॉडल के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। आपसे बोला इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोलों में, ठीक है, यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते, ठीक है भाई, ठीक है। पारछिक तो नहीं होना चाहिए मेरे भाई, पारछिक कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है, पारछिक तो कोई शब्द होता ही नहीं है, यादृच्छिक शब्द होता है, ठीक है मेरे भाई, यादृच्छिक शब्द होता है। तो यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के संकेंद्रित होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों में संलग्न होते हैं। तो मेरे भाई सारे गलत है, ये पहला सही है कि इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं, ठीक है मेरे भाई। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। आइए अगले सवाल पर आपका बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। लौंग का तेल एक प्राण सूचक है, प्राण नहीं है भाई, ये घ्राण है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। आपसे क्या बोला है भाई, देखो, घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है क्या। दूसरा आपसे बोला लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है, और तीसरा आपसे बोला लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता के लिए जांच किया जाता है। तो मेरे भाई लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की जांच, शुद्धता की जांच के लिए करते हैं मेरे भाई, ये तो बात गलत है। अरे लौंग का तेल ऐसा थोड़ा भाई किसी भी चीज़ की शुद्धता बता देगा, ऐसा तो मेरे भाई नहीं है। अब लौंग, ठीक है, घ्राण सूचकों को भी किसी भी यौगिक की अम्लीय क्षारीय प्रकृति जांच के लिए किया जाता है, बिल्कुल मेरे भाई। अरे सूचकों का ही तो उपयोग करते हैं, जैसे कि लिटमस विलियन है, जैसे कि आपका जो लिटमस पत्र होता है, जो आपका लिटमस पत्र होता है, तो लिटमस पत्र का उपयोग पता लगाने के लिए करते हैं भाई अम्ल है या क्षार है। तो जो ये भी एक तरीका क्या है, घ्राण सूचक है। तो घ्राण सूचकों का उपयोग किसी भी यौगिक की अम्लीय क्षारीय जांच के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो लौंग का तेल भी क्या घ्राण सूचक है क्या, बिल्कुल मेरे भाई। लौंग का तेल का भी उपयोग हम पता लगाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, किसी भी चीज़ की शुद्धता के लिए। लेकिन ऐसे नहीं भाई किसी की भी शुद्धता वो जाँच कर देगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वो जाँच नहीं कर सकता। अगला सवाल है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे खाली स्थान का अनुभव होता है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे खाली स्थान का अनुभव होता है। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर नीचे की ओर बल का अनुभव होता है। फिर आपसे बोला इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। पिंड के भार के बराबर ऊपर की ओर बल का अनुभव होता है। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल का अनुभव होता है। तो मेरे भाई ये तुम्हारा बिल्कुल सही है कि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर ऊपर की ओर बल का अनुभव होता है। अरे भाई मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा कोई पानी भरा हुआ है, इसमें तुम कोई चीज़ डालोगे तो भाई मान लो मैं इतना मोटा पत्थर इसके अंदर डाल दूंगा, तो मेरे भाई जितनी मोटाई इसकी है उतनी मोटाई का पानी वो यहाँ से हटाएगा मेरे भाई। अब ये जो पानी है ना मेरे भाई, इसमें क्या लगाएगा, ऊपर की ओर बल लगाएगा। तो ये तुम्हारा क्या करता है, ऑप्शन नंबर डी है। जब कभी आप पानी के अंदर तैरे होंगे तो आपने इस चीज़ का अनुभव किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं। मेरे भाई आपने भी देखा होगा कि जिन पति पत्नियों को बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है मेरे भाई, बच्चे नहीं चाहिए तो वो गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं मेरे भाई, ताकि उनके बच्चे पैदा ना हो। अब सीधी सी बात है भाई, उनके दुष्प्रभाव तो होते ही हैं। तुम कोई भी टैबलेट लोगे नुकसान तो वो करेगी। तो आपसे पूछा है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं। वे शुक्राणु को यंत्रवत अंडे तक पहुँचने से रोकती है,
वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करती है। फिर मेरे भाई वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है। ये अंडाशय के अंदर अंडे को नष्ट कर देती है। तो मेरे भाई हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्या है कि वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, शारीरिक कार्यों को प्रभावित भी करती है। राइट आंसर सी होगा। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। तो बताओ मेरे भाई, प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान क्या नहीं होता? क्या आयोडीन नहीं होता, हाइड्रोजन, क्लोरीन या हीलियम? तो आप बोलेंगे सर वो राइट आंसर तुम्हारा हीलियम है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक उसी प्रकार से वर्णन करता है कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब होता है उनको दबाया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, उनको दबाया जा सकता है। तो मेरे भाई पहला है, गैसों का द्रव्यमान और घनत्व उच्च होता है। गैस के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं, उनमें अंतराण्विक अंतराल अधिक होता है। गैसों की गतिज ऊर्जा निम्न होती है, गैस स्थान नहीं घेरती है। तो मेरे भाई आप बोलेंगे राइट आंसर बी है। अरे मेरे भाई मान लो कि तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, क्या तुम इसको पिचका सकते हो क्या मेरे भाई? ठीक है, नहीं पिचका सकते, क्योंकि मेरे भाई ये ठोस है। इसके बीच में जो कण है मेरे भाई, मोबाइल जिन कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों के बीच में रिक्त स्थान मेरे भाई बिल्कुल कम है। लेकिन अगर मैं तुमको एक गुब्बारा दे दूं तो उस गुब्बारे को तो तुम पिचका सकते हो मेरे भाई, कि गुब्बारे में गैस भरी होती है और वो गैस इसलिए पिचक जाती है क्योंकि गैस के कणों के बीच में जो स्थान है वो ज़्यादा होता है। तो मेरे भाई गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतराण्विक अंतराल अधिक होते हैं। अंतराण्विक बल यानी उनके बीच का जो स्थान होता है ना वो ज़्यादा होता है। अब मान लो भाई, मान लो कि तुम्हारा एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है। इनको अगर मैं ऐसे इधर से भी बल लगाऊं, इधर से बल लगाऊं, तो मेरे भाई ये कण आपस में पास पास आ जाएंगे। अब पहले जो इतने बड़े कण थे अब वो इतने से हो गए, तो इनको मैं पिचका सकता हूं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? तो मेरे भाई कौन सा यौन संचारित जो रोग जीवाणु के कारण होता है? HIV एड्स होता है, सूजिक होता है, अंतरात्र ज्वर होता है, या फिर आपका मस्साक होता है? तो सूजिक को मेरे भाई सूजाक करो। ठीक है, क्या करो? सूजाक करो। ठीक है मेरे भाई, तो कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? तो सूजाक नाम की जो बीमारी है ना, ये जीवाणु के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। अगला है, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, या द्वारक कहते हैं? तो मेरे भाई प्रभावी व्यास को हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? वन रोपण है, सामाजिक समस्याएं हैं, निर्विनीकरण है, आर्थिक समस्याएं। ठीक है मेरे भाई, तो बड़े बांधों का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो मेरे भाई वन रोपण नहीं है यार। अरे सीधी सी बात है, अगर बड़े बड़े बांधों का निर्माण कराया जाएगा कि मान लो मेरे भाई ये मेरा एक खेत है, अब इस खेत में कुछ पेड़ भी होंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई खेत बिल्कुल उजाड़ है, ठीक है, उसमें पेड़ पौधे है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें कोई बांध बनाऊंगा, इसमें कोई बांध बनाऊंगा, तो जितने भी मेरे खेत में पेड़ होंगे उन पेड़ों को काटा जाएगा। तो वन रोपण कहां से हुआ मेरे भाई? ये तो वनों को हटाना हुआ ना। पेड़ों को मैं काट रहा हूं तो काटना वन रोपण थोड़ी होता है। वन रोपण तो उसको कहते हैं जो नए पौधे लगाए जाएंगे। अब नए पौधे थोड़ी लग रहे हैं भाई, पहले के थे उनको भी काट दिया। तो राइट आंसर तुम्हारा ए है। अगला है, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला की मेरे भाई क्या विशेषता है? कार्बन एक बंद विलय संरचना बनाते हैं क्या? कार्बन परमाणु एक सतत सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। कार्बन परमाणु 4 अलग अलग परमाणुओं से बंधे होते हैं। कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी पहले की क्लास ली है, तो कार्बन के अंदर मेरे भाई श्रृंखला का गुण पाया जाता है। कार्बन के जो, ठीक है, जो कार्बन है वो आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए मेरे भाई ये, ठीक है, शाखित श्रृंखला की बना लेते हैं। ठीक है, जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? जब एथीन की अभिक्रिया
ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो मेरे भाई किसका निर्माण होता है? एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है मेरे भाई, एक आपका 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का निर्माण होता है, ब्रोमो एथेन का निर्माण होता है, या फिर मेरे भाई आपके एथेन का निर्माण होता है। जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा आपके किसका? ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का। मेरे भाई देखो, जब एथीन की बात करता हूँ तो CH2 इसका फॉर्मूला होता है। इसकी अभिक्रिया जब ब्रोमीन के साथ में करवाता हूँ तो मेरे भाई क्या होता है? एक ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा, एक ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा, तो CH2Br हो जाएगा, एक हो जाएगा दोबारा से CH2Br। भाई ब्रोमीन 2 हैं तो एक ब्रोमीन इसके साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ। तो राइट आंसर मेरे भाई आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? तो मेरे भाई अंतिम वेग स्वतंत्र, देखिए अंतिम वेग होता है मेरे भाई आपका v होता है। ठीक है मेरे भाई, अंतिम वेग क्या होता है? v होता है। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें भी v है तो ये तो गलत भाई, स्वतंत्र है जो अंतिम वेग से फर्क ही नहीं पड़ता हूँ। इसमें भी v है, गलत हो गया, इसमें v है, गलत हो गया। ये तुम्हारा सही है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मेरे भाई इसमें अंतिम वेग है ही नहीं, इसमें v तो है ही नहीं भाई। u होता है आपका प्रारंभिक वेग। ठीक है भाई, u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है आपका अंतिम वेग। अब आपसे पूछा है कि अंतिम वेग से स्वतंत्र, यानी अंतिम वेग उसमें है ही नहीं। तो मेरे भाई v इसमें है तो सर ये तो गलत हो गया, इसमें v है, गलत, v गलत, इसमें v नहीं है तो यही तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्योंकि इसका अधिक तीक्ष्ण होती है, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, आकार में छोटी होती है, इसका जड़त्व सबसे कम होता है इसलिए। तो मेरे भाई कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई से फेंकते। तो मेरे भाई देखो, एक मान लो तुम्हारे पास में ठीक है 20 ग्राम की कोई गोली है। ठीक है मेरे भाई, ऐसी गोली जो ये फौजी वगैरह रहती है जो बंदूक में लगती है। ठीक है मेरे भाई, एक तो 20 ग्राम की गोली हो गई, एक मैं तुमसे बोल लूँ कि 20 ग्राम का कोई पत्थर तुम्हारे पास में है। इन दोनों को अगर मैं फेंकूँ समान चाल से तो गोली ज़्यादा नुकसान करेगी मेरे भाई, पत्थर कम नुकसान करेगा, गोली से ज़्यादा नुकसान होगा मेरे भाई। तो नुकसान होने का क्या कारण है? क्योंकि मेरे भाई जो गोली है उसका जड़त्व कम होता है। ठीक है भाई, इसका जड़त्व क्या होता है मेरे भाई? कम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? धारा है, प्रतिरोध है, वोल्टता है, या फिर मेरे भाई आपका प्रतिरोधक है। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे बोला है कि कौन सा मेरे भाई आपका किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। तो मेरे भाई किसी भी पदार्थ से धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी वो मेरे भाई अलग बात है, लेकिन प्रतिरोधकता मेरे भाई हर पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है मेरे भाई, कोई सा भी पदार्थ हो उसमें प्रतिरोधकता होती है, 100% होती है। तो राइट आंसर तुम्हारा डी है। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।